जो मैनेजर थे वहाँ के टी गार्डन के, उन्होंने मतलब पापा को उस समय बोल दिया कि अगर ज्वाइन करना है तो अभी ज्वाइन करना पड़ेगा, या तो फिर आप लेटर लिख के दे दीजिए कि आपका बेटा ज्वाइन नहीं कर रहा है, हम किसी और को वैकेंसी निकाल के किसी और को इस पोस्ट पे डाल देंगे। यानी काफ़ी ज़्यादा दबाव था। जी जी, सब अच्छे पेरेंट्स की वजह से ही आज मैं इस मुकाम पे पहुंच चुका हूँ। तो ग्रेजुएशन मेरा होने वाला था 2018 में, बट ड्यू टू माय हेल्थ इश्यूज एक साल मेरा बैक हो गया था। ओके। जिसकी एक बेटा, बड़ा भाई जो है ऑलरेडी बैंकिंग में है, तो छोटे भाई को अगर यहाँ पे अगर पिता के ज़रूर था, बहुत ज़्यादा ही प्रेशर था इस चीज़ का। ऐसा अच्छा। नहीं कि नहीं था, बहुत ही ज़्यादा था। जब मैं एक्चुअली हुआ क्या था, थोड़ा ये जो सिलेक्शन प्रोसेस था बहुत लंबा था, बैंकिंग का बहुत फास्ट था, और बैंकिंग सेक्टर मुझे पहले से थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता था ये सब। ओके। तो इसी वजह से, इसी कारण से मतलब मैंने बैंकिंग सेक्टर से कॉर्पोरेट टाइप का है, और क्योंकि B6 होने के बाद धीरे धीरे करके लेवल थोड़ा अपग्रेड किया। फिर जब लगा कि हाँ नहीं, अब प्रीलिम्स कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद मैंने कंटिन्यूसली मतलब मेंस के लिए प्रिपेयर किया। अच्छा। जब मैं कॉन्फिडेंट हो गया, नहीं प्रीलिम्स तक मैं अब मुझे प्रीलिम्स के लेवल की तैयारी नहीं चाहिए, मैं निकाल सकता हूँ प्रीलिम्स। जब मैं कॉन्फिडेंट हो गया तो उसके बाद मैंने टोटली मेंस का फोकस किया। तो तैयारी सक्सेसफुल अटेम्प्ट के बाद आज सक्सेसफुल हुए हैं, तो उनके पास आपको बताने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ सीख सकते हैं कि आखिर वो क्या कारण है कि इतने सारे एग्जाम्स देने के बाद भी उन एग्जाम्स में हम सक्सेसफुल नहीं रहे। तो आपको क्या लगता है कि इस बार ऐसा भी हुआ है कि डर की वजह से मतलब बहुत नेगेटिव अटेम्प्ट मैंने बहुत ज़्यादा किया था। कभी कुछ बुक्स फॉलो नहीं किया, सारा मटेरियल मुझे काबिल एकेडमी से ही मिला। सारा मटेरियल हर चीज़ का बिल्कुल। अगर मैं कंपेयर करूं तो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ के जो बुक्स का जो लेवल होता है, जो कि एक SBI PO लेवल तक के प्रिपरेशन को कराने के लिए ज़रूरी है, तो ऐसे स्टडी मटेरियल कि नहीं भैया अब हो गया, बहुत पढ़ लिया, अब नहीं पढ़ेंगे, 2 दिन बाद आज मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ। सर कभी कभी तो ऐसा होता था, कभी माइंड को रिलैक्स करने के लिए कभी कभी चीट तो किया ही हुआ। ऐसा चलता है, कभी कभी डाइट करते हैं तो उसमें भी डाइट हम लोग खाना चीट कर ले, चलो आज खा लेते हैं, किसी को तो पता चलने का ही। आलोचकों को भी जवाब देना है, एक एक कर नहीं, सभी को एक साथ देना है। माँ बाप की आंखों में सजे हुए हर वो एक ख्वाब देना है। रुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, अभी तो अपने हौसलों को भी धार करना है। क्या बताऊं, तूफानी दरिया भी पार करना है। हाशीमारा भूटान से 13 किलोमीटर दूर एक सुंदर सा गांव, चारों तरफ से खूबसूरत चाय बागानों से घिरा हुआ। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है, मानो जैसे प्रकृति ने इसे गोद ले लिया हो। जब सारी दुनिया तपती धूप में जलती है, तब हाशीमारा बारिश की बूंदों में अठखेलियाँ कर रहा होता है। इजाज अहमद अंसारी के लिए यह सुबह हर सुबह की तरह ही खास है। ऑफिस के लिए तैयार होना बिल्कुल फॉर्मल, गेट रूपी आलोचकों को धक्का देते हुए कमरे से बाहर निकलना और आग उगलते हुए सड़क पर दौड़ पड़ना ड्यूटी के लिए, जैसे कि कह रहा हो मेरा संघर्ष बहुत कठिन था पर मेरी जीत उतनी ही शानदार है। तो चलिए आइए मिलते हैं इजाज अहमद से और जानते हैं जिंदगी के उनके अपने संघर्ष के बारे में। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं राजेश कुमार शाह आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस बहुत ही खास शो में जो काबिल एकेडमी के द्वारा आयोजित किया गया है। इस खास शो में जैसा कि आपको पता है कि काबिल एकेडमी की सक्सेस स्टोरी की पूरी एक सीरीज़ चल रही है, और इस सीरीज़ में हम उन स्टूडेंट्स को लेके आ रहे हैं जो काबिल एकेडमी में से जुड़े थे अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए, और काबिल एकेडमी में पढ़ के वहाँ से सीख के आज वो लोग एक मुकाम उन्होंने अपना हासिल किया है। जो उनका लक्ष्य था, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेके बैंकिंग हो, रेलवे हो, या किसी भी जगह पे हो, SSC हो, आज वहाँ पे उन्होंने अपना एक स्थान कायम किया है। तो काबिल एकेडमी की उसी सक्सेस स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज मैं ये एक तीसरी सीरीज़ में लेके आ रहा हूँ आपके सामने, जहाँ हम लोग एक ऐसे शख्स से मिलने वाले हैं जो काफ़ी संघर्ष के बाद, काफ़ी तकलीफ़ों के बाद, और ऐसा भी उनके साथ हुआ है कि लोग उन पे विश्वास नहीं करते थे कि हाँ वो उन्होंने जो अचीव किया है वो आज वो अचीव कर सकते थे। लेकिन उनकी इस इंटरव्यू को दिखाने से पहले एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा कि एक दूर सुदूर एक गाँव में एक बरगद का पेड़ था, और उस बरगद के पेड़ के सबसे ऊपर चील ने एक घोंसला बना रखा था और अंडा दे रखा था। उसी बरगद पेड़ के नीचे एक मुर्गी ने भी अपना घोंसला बना रखा था, उसने भी अंडा दे रखा था। समय बीतता गया तो किसी कारणवश तूफान आया, कुछ भी हुआ, और चील का एक अंडा जो है ऊपर से लुढ़क के वो मुर्गी के
दिए हुए जो घोंसले थे जहाँ उसका अंडा था वहाँ आके गिर गया। समय के साथ साथ अंडों से बच्चे निकले, तो चील के बच्चे को यही एहसास हुआ कि वो भी, उसकी जो माँ है वो मुर्गी ही है। तो उसी के साथ वो पला बढ़ा और एक मुर्गी के बच्चे की तरह ही कुकड़ुकू करता रहता, उसी की तरह दाना चुगता, ज़मीन खोदता। तो एक दिन ऐसा वाक़या हुआ कि दूर आकाश में काफ़ी ऊपर उसने देखा कि एक चील जो है बड़ी ही शान के साथ उड़ रहा है। तो उसकी जिज्ञासा हुई और उसने मुर्गी से पूछा, जिसे वो अपनी माँ समझता था, कि माँ ये चील इतना ऊंचा कैसे उड़ सकता है, बड़ा ही शानदार है, मैं क्यों नहीं उड़ सकता? तो कहता है कि देखो वो चील है और चील जो है इतना ही ऊंचा उड़ता है, तुम नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम एक मुर्गी के बच्चे हो, तुम एक मुर्गे हो, तुम नहीं उड़ सकते। और चील के बच्चे ने उस मुर्गी की ये बात मान ली कि हाँ वो नहीं उड़ सकता है। और ऐसा हुआ कि ज़िंदगी भर एक मुर्गी की तरह उसने ज़िंदगी बिताया और एक मुर्गी की तरह ही वो इस दुनिया से चला गया, मर गया। दोस्तों, इस कहानी से सीख ये मिलती है कि जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको ये सिखाते हैं कि आपसे ये नहीं होगा, आप ये नहीं कर सकते हो, आपके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है, हमारे यहाँ का कल्चर ऐसा नहीं है, ये नहीं हो पाएगा, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बैठ के आप सफल नहीं हो सकते हो। लोग ऐसा कहते हैं और लोग जब ये मान लेते हैं तो ये पक्का हो जाता है कि हाँ आप ये नहीं कर सकते हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मानते हैं कि लोगों का काम है कहना, लोग तो कहते ही रहेंगे। तो अगर आपको अपनी क्षमता पे, अपनी शक्ति पे विश्वास है, अपने आप पे विश्वास है, तो आप कोई भी जंग जीत सकते हैं। देखिए, जीत अगर पक्की हो तो कायर भी युद्ध लड़ लेते हैं। बहादुर तो वो होते हैं जब उसे पता होता है कि हार निश्चित है, लेकिन फिर भी जंग का मैदान वो छोड़ते नहीं। तो आज एक ऐसे ही शख्स से हम मिलेंगे, उनका नाम है इजाज़ अहमद अंसारी। और इनके परिचय के बारे में बता दूं आपको कि इसके पहले हमारी सक्सेस स्टोरी की एक सीरीज़ आई थी जहां हमने एमडी आसिफ रज़ा का हमने इंटरव्यू लिया था, जिनको एसबीआई पीओ के साथ साथ 5 नौकरियां उनको मिली थी। तो ये उन्हीं के छोटे भाई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इजाज़। शुक्रिया सर। तो इंटरव्यू को शुरू करने से पहले इजाज़, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई कि आप एसबीआई क्लर्क में आपका सिलेक्शन हुआ काबिल एकेडमी में। तो सबसे पहले आप काबिल एकेडमी देखें दर्शकों को आप बताइए कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, अपने फैमिली के बारे में कुछ बताइए। जी सर, एक्चुअली मैं तो बहुत छोटे से शहर से हूँ जहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटी बहुत ख़राब है, तो उस जगह से हूँ मैं। हालांकि मैंने अच्छी जगह से पढ़ाई की, फैमिली ने कभी, मतलब पेरेंट्स ने कभी मुझे ऐसा फील नहीं होने दिया कि मतलब किसी चीज़ का कमी महसूस नहीं होने दिया। अच्छी जगह से स्कूलिंग किया, अच्छी जगह से कॉलेज भी की, फिर कॉलेज के बाद अच्छी जगह आके मैंने अपना प्रिपरेशन भी किया। तो सब अच्छे पेरेंट्स की वजह से ही आज मैं इस मुकाम पे पहुंच चुका हूँ। तो सब अच्छा ही रहा है। ओके, तो आप लोग 2 भाई हैं जी। बड़े भाई आपके एसबीआई पीओ में हैं जी और उनका तो 5 जॉब में सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद आपका एसबीआई क्लर्क में हुआ। तो आपने ग्रेजुएशन किस साल किया? एक्चुअली ग्रेजुएशन मेरा होने वाला था 2018 में, बट ड्यू टू माई हेल्थ इश्यूज 1 साल मेरा बैक हो गया था। ओके। जिसके कारण मैं 2019 में अपना कॉलेज कंप्लीट किया। ओके। लेकिन क्या था एक्चुअली, जब मैंने सोचा कि 1 साल तो वहाँ रह के फ़ायदा है नहीं, बस 1 सेमेस्टर का एक एग्ज़ाम है तो मैं जाके बाद में भी दे सकता। तभी मैंने 2018 में काबिल एकेडमी के बारे में सुना था मेरे भैया के थ्रू से ही। ओके। जहाँ मैंने सुना कि इतने सक्सेस होते हैं यहाँ से, इतने सक्सेस स्टोरी है, तो मैंने वहीं आके फिर अपने लिए प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन किया। ओके, अच्छा। तो आपके माता पिता के बारे में जहाँ तक मैं जानता हूँ, आपके पिता अभी तो फ़िलहाल रिटायर हैं, तो वो टी गार्डन में एक क्लर्क थे। जी सर। अभी वो रिटायर हैं और माँ आपकी हाउसवाइफ है। तो हम लोग चूँकि यहाँ नॉर्थ बंगाल में रहते हैं और चाय बागान में ये है कि जब आप क्लर्क की नौकरी करते हैं फादर, तो एक क्वार्टर मिलता है। जी सर। इसी क्वार्टर में पूरी फैमिली रहती है और पिता अगर रिटायर हो जाते हैं तो बच्चे उनकी जगह रिप्लेसमेंट हो जाता है। तो ऐसा था कि आपके ऊपर भी ऐसा कुछ प्रेशर था किसी के द्वारा कि नहीं, एक बेटा बड़ा भाई जो है ऑलरेडी बैंकिंग में है, तो छोटे भाई को अगर यहाँ पे अगर पिता की जगह रिप्लेसमेंट किया जाता है तो कम से कम एक अच्छा घर है, माहौल है, ये रहेगा। तो ऐसा कोई प्रेशर था आपके ऊपर? जी सर, ज़रूर था, बहुत ज़्यादा ही प्रेशर था इस चीज़ का। ऐसा अच्छा। नहीं कि नहीं था, बहुत ही ज़्यादा था। जब मैं एक्चुअली हुआ क्या था, जब मैं कैलकाटा से कॉलेज कंप्लीट करके आया था 2018 में, जबकि मेरा एक पेपर बैक था जी, मैं वापस तो आ चुका था घर अपने। तो हुआ क्या था, उसी साल मेरे पापा रिटायर हो चुके थे। ओके। टी गार्डन से ओके। उसी साल रिटायर हो गए थे पापा। तो
जो मैनेजर थे वहाँ के टी गार्डन के, उन्होंने मतलब पापा को उस समय बोल दिया कि अगर ज्वाइन करना है तो अभी ज्वाइन करना पड़ेगा, या तो फिर आप लेटर लिख के दे दीजिए कि आपका बेटा ज्वाइन नहीं कर रहा है, हम किसी और को वैकेंसी निकाल के किसी और को इस पोस्ट पे डाल देंगे। यानी काफी ज्यादा दबाव था। जी बहुत ज्यादा। तब सभी ने मतलब बोला कि नहीं, क्यों करना, क्यों रिस्क लेना, एक जॉब है कर लो, क्या ही होगा, फ्यूचर में अगर मान लो कुछ नहीं होता तो फिर कहाँ रहोगे, ना ये रहेगा ना वो रहेगा। बहुत सारा प्रेशर था, सब बोलते थे। लेकिन मेरे फैमिली और राजेश सर ही है जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था, कि बोला कि हम लोग हैं, आप मत ज्वाइन कीजिए, हम लोग कभी आपको वैसा मतलब ऐसा सिचुएशन नहीं होगा कि कभी मेरे को मतलब बिना जॉब के रहना पड़े, हम लोग कर देंगे सब कुछ, जो अच्छा होगा मेरे लिए वो लोग कर देंगे। तो मैंने फिर डिसाइड किया नहीं, मैं ये ज्वाइन नहीं करूँगा बगान में, क्योंकि टी गार्डन में क्योंकि एक तो सैलरी बहुत कम है, ऊपर से उनका वहाँ का जो माहौल है वो बहुत ही खराब है। तो उस वजह से मुझे ज्वाइन नहीं करना था। तो फैमिली के और सर के मतलब जो मेरे ऊपर जो उनका कॉन्फिडेंस था उसकी वजह से मैंने ज्वाइन किया था यहाँ पे। अच्छा, तो आज आप SBI क्लर्क हैं। जी सर। तो मैं जो आज काबिल एकेडमी देखा दर्शक उनको बता दूं, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था इनके ऊपर, क्योंकि देखिए एक तो आजकल नौकरियां बहुत कम हैं और सरकारी नौकरी पाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि लाखों स्टूडेंट के साथ कम्पीट करके आपको साबित करना होता है कि आप किसी पोस्ट के लायक हैं। और जैसा कि मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूं कि अगर आप किसी पोस्ट को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको साबित करना पड़ेगा कि आप उस लायक भी हैं, और उस लायक बनने के लिए आपको आपके अंदर लगन और दृढ़ संकल्प होना चाहिए। तो मैंने काफ़ी मोटिवेट किया कि नहीं आप यहाँ, क्योंकि इनके पिता लगभग 14,000 की सैलरी पे रिटायर हुए हैं, तो बगान की ज़्यादा सैलरी है नहीं और ज़्यादा सिक्योरिटी भी है नहीं। तो इन्होंने लीग से हटके इन्होंने फैसला किया कि नहीं, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे और साबित करके दिखाएंगे कि लोग जो कहते हैं कि नहीं हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। तो इजाज़ जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपने बैंकिंग सेक्टर ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि और भी कई सारे सेक्टर्स थे। जी सर, एक्चुअली क्या था ना सर, सभी का थोड़ा ये जो सिलेक्शन प्रोसेस था बहुत लंबा था, बैंकिंग का बहुत फास्ट था, और बैंकिंग सेक्टर मुझे पहले से थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता था ये सब। तो इसी वजह से, इसी कारण से मतलब मैंने बैंकिंग सेक्टर सेलेक्ट किया। कॉर्पोरेट टाइप का है, और क्योंकि बैंकिंग का सिलेक्शन टाइम पे आता है और टाइम पे ही काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जैसे SSC CGL वगैरह जो भी WBCS बोल लीजिए, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, मतलब मेरिट के लिए अटके रहो, कोई श्योर नहीं है मेरिट में भी नाम आएगा नहीं आएगा। तो इस चीज़ का भी थोड़ा था, और ऊपर से बैंकिंग सेक्टर पहले से पसंद था, तो उस वजह से मैंने बैंकिंग सेक्टर ही चूज़ किया। और बैंकिंग के जो प्रोसीजर है काफ़ी फटाफट हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है। जैसे कि बाकी जो है स्टेट लेवल के एग्जाम्स हो गए या SSC CGL हो गया, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इसलिए आपने चूज़, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये आप बता सकते हैं कि क्या आपने जब काबिल एकेडमी से जब आपने ऑफलाइन क्लासेस की कोचिंग शुरू की, तो आपने प्रीलिम्स की तैयारी पहले की, मेंस की अलग, या दोनों के साथ में तैयारी होती थी? नहीं सर, पहले तो बेसिक से ही शुरू किया था मैंने, क्योंकि मतलब मुझे कुछ आइडिया नहीं था, बिल्कुल ब्लैंक था इस बारे में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में ब्लैंक था। तो मैंने बेसिक से शुरू किया था। बेसिक्स होने के बाद धीरे धीरे करके लेवल थोड़ा अपग्रेड किया। फिर जब लगा कि हाँ नहीं, अब प्रीलिम्स कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद मैंने कंटिन्यूसली मतलब मेंस के लिए प्रिपेयर किया। अच्छा। जब मैं कॉन्फिडेंट हो गया, नहीं प्रीलिम्स तक मैं अब मुझे प्रीलिम्स के लेवल की तैयारी नहीं चाहिए, मैं निकाल सकता हूँ प्रीलिम्स, जब मैं कॉन्फिडेंट हो गया तो उसके बाद मैंने टोटली मेंस का फोकस किया। तो तैयारी जो होती थी, कोई जब चैप्टर आप करते थे काबिल एकेडमी में, तो वहाँ पे अगर मान लीजिए क्वांट का कोई चैप्टर है या रीजनिंग कोई चैप्टर है, तो प्रीलिम या मेंस बोल के तो कुछ था नहीं, जो भी था बहुत ही बेसिक से बहुत ही एडवांस लेवल का था। तो दोनों ही प्रिपरेशन साथ में चलता था, इसलिए प्रिपरेशन एक बार में हो गया। तो ऐसे आपको SBI क्लर्क निकालने में कितने अटेम्प्ट लगे? SBI क्लर्क का मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने 2019 में दिया था। जस्ट मतलब मैंने जब काबिल एकेडमी ज्वाइन किया था उसके 6-7 मंथ्स के बाद ही, जिसमें मतलब मेरा कैलकाटा जाना होना कॉलेज के एग्जाम की वजह से, जिसमें मेरा क्लास भी रेगुलर नहीं था। काफी समय मिसलेनियस कामों के लिए चला गया। और आप हाफ वे भी नहीं थे, तो उस समय आपने एग्जाम दिया था। तब मेरा प्रीलिम्स निकल चुका था, बट मेंस नहीं निकला था। तो तभी मुझे एहसास हुआ कि नहीं, जब प्रीलिम्स में इतने शॉर्ट टाइम पे निकाल सकता हूँ, तो मेंस भी जरूर है कि आसानी से निकाल ही सकता हूँ। थोड़ा सा और मेहनत करूंगा तो निकल जाएगा, इतना कॉन्फिडेंट आ गया था। बिल्कुल बिल्कुल। सो इसके अलावा भी आपने कोई परीक्षाएं दी थी? जी, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड तो सारा ही दिया था, और बाकी SSC CGL वगैरह भी मैंने सब कुछ ही दिया है। मतलब
मतलब खुद के आइडिया के लिए, मतलब कि पैटर्न क्या है वो समझने के लिए मैंने सारे एग्जाम दिए। तो बहुत सारे एग्जाम्स में आप अनसक्सेसफुल रहे, आपने नहीं दिया, तो ये बहुत ज़रूरी है। देखिए काबिल एकेडमी देखने वाले दर्शक जो है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो आज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है उन लोगों से सीखना जो आज बहुत सारे अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट के बाद आज सक्सेसफुल हुए हैं। तो उनके पास आपको बताने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ सीख सकते हैं कि आखिर वो क्या कारण है कि इतने सारे एग्ज़ाम्स देने के बाद भी उन एग्ज़ाम्स में हम सक्सेसफुल नहीं रहे। तो आपको क्या लगता है कि जो एग्ज़ाम जो आप बहुत सारे दिए थे उसमें आप बहुत सारे एग्ज़ाम में आप अनसक्सेसफुल रहे, उसका कारण आपको क्या लगता है? ये तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से भी होता था, और बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि डर की वजह से, मतलब बहुत नेगेटिव अटेम्प्ट मैंने बहुत ज़्यादा किया था। अच्छा। जिसके कारण बहुत बार फेलियर भी मिला है मुझे। अच्छा। तो ये जब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं अटेम्प्ट के पीछे भाग रहा हूँ, जबकि कट ऑफ ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस अटेम्प्ट अच्छे से करेंगे अगर आप तो कट ऑफ आराम से निकल जाएगा। मैं बस उस समय क्या था, इनिशियली मतलब उतना आइडिया था नहीं, तो बहुत अटेम्प्ट के पीछे भागने लगा, तो इसी वजह से बहुत नेगेटिव मार्किंग में चला जाता था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं ये कहना चाहूँगा जो आज ये इंटरव्यू देख रहे हैं कि देखिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि देखिए ऐसा नहीं हो सकता, यू कैनॉट बी एक्सीलेंट एट फर्स्ट। आप शुरू में ही एक्सीलेंट हो के आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते कि चलो आज मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, मुझे पास होना ही है, या मैं पूरी तरह पहले प्रिपेयर हो जाऊँगा, अपने आप को पूरी तरह कॉन्फिडेंस जाऊँ तब मैं एग्ज़ाम देने जाऊँ। देखिए एग्ज़ाम का सिनारियो बिल्कुल अलग होता है। आप जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो वहाँ का जो माहौल होता है वो इट्स लाइक अ प्रेशर कुकर है कि नहीं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ यू हैव प्रिपेयर्ड योर सेल्फ, आपने कैसे तैयारी की है। और देखिए एग्ज़ाम में अनसक्सेसफुल होना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा कि डू नॉट अफ्रेड ऑफ फेलियर्स। फेलियर जो है वो घर में आपके पिलर्स की तरह होता है, तो आपको समझ में आता है। तो आप जब एग्ज़ाम देते हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अलग अलग एग्ज़ाम्स भरें, आपका प्रिपरेशन हो चाहे ना हो, आप देखें और समझें कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कैसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद घर आके आप उन चीज़ों का एनालिसिस करें कि आपने अभी तक जो पढ़ाई की है और एग्ज़ाम जो आप देने गए हैं उन दोनों में किस तरह का फ़र्क है, क्वेश्चन के लेवल कैसे आते हैं, उस तरह से फिर चीज़ों को आप ठीक करें तो देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जो प्रिपरेशन है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। यही होती है सही स्ट्रैटेजी। तो एग्ज़ाम दें और उससे सीखें। तो मैंने ये भी सुना कि आप जब काबिल एकेडमी प्रिपरेशन दे रहे थे उस समय ग्रेजुएशन का एक पेपर में आपका बैक आ गया था। जी सर। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होती है और उस समय किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए। उस समय एक पेपर में बैक होना, फिर से उसके लिए वापस जाना, क्या आपके लिए बहुत ही डिमोरलाइज था? जी, ये डिमोरलाइज तो था, क्योंकि एक्चुअली इस वजह से क्या होता था ना, कभी मतलब मेन टॉपिक के टाइम पे मुझे, अब जस्ट मैंने स्टार्ट ही किया था यहाँ पे अपने प्रिपरेशन। तो उसी समय मेरा कॉलेज के लिए मुझे जाना पड़ जाता था, तो बहुत सारा क्या होता था, मतलब बेसिक्स ही मेरा बहुत ज़्यादा छूट चुका था बीच बीच में। खासकर इंग्लिश का मेरा ग्रामर वगैरह बहुत ज़्यादा बीच में छूट चुका था। तो उस वजह से बहुत डिमोरलाइज तो हो चुका था मैं, क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम देने भी जाता था कॉलेज के लिए तो उस समय भी मतलब ये मन में लगा रहता था कि मेरे ये क्लासेस छूट जा रहे हैं, ये मुझे वापस कैसे मिलेंगे, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कैसे कवर अप कर पाऊंगा, फिर ये थोड़ा टेंशन हमेशा लगा रहता था। लेकिन ये देखिए इतनी सारी दिक्कतें इजाज़ के साथ आई हैं कि जब मैं प्रिपेयर भी कर रहा था, ग्रेजुएशन हुआ नहीं था, ग्रेजुएशन का जब फाइनल रिजल्ट आया तो पता चला एक सेटबैक था कि वन ऑफ द पेपर्स में वो बैक हो गया। अब आप सोचो, जब आपका जो ग्रेजुएशन है अगर आप उसी में आप अनसक्सेसफुल हो जाते हो तो आप किसी एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाते। ये कितना डिमोरलाइज होता है। यानी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि प्रिपरेशन करना ही छोड़ देते हैं कि भाई ग्रेजुएशन ही नहीं हुआ तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहाँ से होगा। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि देखिए HS में क्लास 12th में 2 बार फेल होने के बावजूद भी और क्लास 10th में इंग्लिश में 36 और मैथ्स में 35 आने के बाद भी भारत के ऐसे कैसे लोग हैं जो आज DM या कलेक्टर के पोस्ट पे IAS की परीक्षा पास करके आज पोस्ट पे हैं। तो देखिए असंभव कुछ नहीं है, जहाँ जागिए वहीं से सवेरा, है ना। तो असंभव कुछ नहीं होता है। तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि ये गिरना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि गिर के उठना ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काबिल एकेडमी जब आपका प्रिपरेशन चल रहा था, जब ज्वाइन किया, तो क्या आपने कोई बुक्स फॉलो करते थे? लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या कोई विशेष किताब होता है या कुछ होता है, या काबिल एकेडमी प्रिपेयर करके वहीं सब कुछ से आपने किया? नहीं, मैंने कभी कुछ बुक्स फॉलो नहीं किया। सारा मटेरियल मुझे काबिल एकेडमी से ही मिला। सारा मटेरियल हर चीज़ का। कभी बुक के लिए मुझे कभी बुक की तरफ जाना ही नहीं पड़ा। खाली बस करंट अफेयर्स के लिए मैं यूट्यूब देखता था और यहाँ से आपकी तरफ से भी मुझे मिल जाता था काबिल एकेडमी से। ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं, लेकिन करंट अफेयर्स इतने
वास्ट है बिल्कुल कि मतलब वो उसका कोई नहीं है, आप जितना पढ़े उतना कम लगता है, उतना कम लगता है। इसलिए तो जितना हो सके उतना करंट अफेयर्स के लिए बस मैंने यूट्यूब जी किया था बस। और स्टूडेंट्स को बता दो जो देख रहे हैं कि देखिए ऐसा ट्रेंड रहता है कि लोग जो है ये सोचते हैं कि लास्ट 6 मंथ्स का अगर हम कर लेते हैं कवर तो काफ़ी होता है, लेकिन देखिए आजकल का जो बैंकिंग या अलग अलग सेक्टर में जो करंट अफेयर और जो जनरल अवेयरनेस के पेपर्स आ रहे हैं ये काफ़ी वास्ट और वर्सेटाइल है। तो अगर आप केवल लास्ट 6 मंथ्स पे डिपेंड रह रहे हैं तो आपके साथ बहुत धोखा हो सकता है। तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि आप पूरा 1 ईयर का जो है ऑल राउंड जो है इसको देखें और अलग अलग न्यूज़पेपर जैसे कि द हिंदू है, इकोनॉमिक्स टाइम्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, इन पेपर्स को ही फॉलो करें क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी जो है अपडेट आपको मिल जाते हैं। तो मुझे ये जानना है कि आपने अगर मैं अलग अलग सब्जेक्ट की बात करूँ जैसे कि क्वांट हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, तो स्पेशली क्वांट जो है काबिल अकेडमी में तो ऐसा है कि बहुत ही बेसिक से करवाया जाता है, बहुत ज़्यादा मैथ्स तो बहुत बाद में शुरू होता है। तो क्वांट में क्या कोई आपका स्पेशल सेक्शन रहा है क्वांट में या कोई आपका वीक पॉइंट रहा है? स्पेशल सेक्शन तो था, जैसे स्पीड मैथ्स वगैरह बहुत अच्छा था क्योंकि मेरा कैलकुलेशन बहुत स्पीड था। ओके डीआई भी इंटरेस्टिंग लगता था। ओके बस ये अरिथमेटिक की थोड़ा मुझे इशू था, मेरा वीक पॉइंट था। ये क्वेश्चन इतना ट्रिकी रहता था मेंस में जो थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता था मेरे लिए। एक्चुअली मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से था तो मैथ्स बहुत काफ़ी दिनों से मेरा छूट चुका था। क्लास 10 के बाद मैंने कभी मैथ्स हुआ नहीं था। तो फिर जबकि मैंने बेसिक से किया तभी जाके मैं वो आज अटेम्प्ट करके आज इस पोस्ट पे हो। अगर सर के वहाँ बेसिक से नहीं किया होता तो कभी इस पोस्ट पे आ नहीं सकता। तो देखिए ये पूरे ऐसी मिजाज की नहीं, पूरे देश की प्रॉब्लम है। जो भी लोग आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनका कोई भी सेक्शन ठीक हो लेकिन अरिथमेटिक में जाके उनको काफ़ी एक हेल्पलेस सा फील होता है क्योंकि एक तो क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी होते हैं, 4-5 लाइंस के होते हैं और उनको पढ़ना फिर उनको इक्वेशन फॉर्म करना, सॉल्व करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसके लिए मैं सजेशन ये दूंगा स्टूडेंट्स को कि देखिए सारे क्वेश्चंस तो अरिथमेटिक के होते नहीं हैं, तो क्वेश्चन को वाइजली चूज़ करना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके पास सिंप्लीफिकेशन है, आपके पास अप्रॉक्सीमेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपके पास नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस है, डीआई के सवाल हैं आपके पास। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आप बेहतर कर सकते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर के बारे में बताइए, इंग्लिश ग्रामर का आपने कैसे किया? इंग्लिश ग्रामर का तो आपके कैबल अकेडमी से मैं बेसिक से ही किया था, बट जो मेरा जो कॉलेज के एग्ज़ाम की वजह से बहुत बेसिक्स मेरा छूट चुका था। तो जब ये 2020 में जो लॉकडाउन हुआ था जी, तब उस समय एकेडमी से ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हुए। तो जब ऑनलाइन क्लासेस हुए तो उसमें मैंने अच्छे से मतलब पूरा मेरा बेसिक्स जो था ग्रामर का वो पूरा क्लियर हो काबिल अकेडमी से। जी सर। ओके ओके। तो उसी समय मेरा सारा कंप्लीट हो चुका था। तो उस समय आप यहाँ पे अवेलेबल थे नहीं और कोरोना का भी समय था, कोविड का समय था, तो उस समय जो ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हुए थे उससे आपका काफ़ी कुछ क्लियर, बहुत अच्छा क्लियर हो गया, बहुत क्लियर हो गया। तो आपके हिसाब से हमारे पास जो कोर सब्जेक्ट है वो इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग है, तो आपको क्या लगता है कि एक एज अ स्टूडेंट इसमें जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपके हिसाब से स्कोरिंग क्या है? देखिए मेरे लिए क्या था, मेरा रीजनिंग बहुत स्ट्रांग था, रीजनिंग मुझे बहुत पसंद था, तो रीजनिंग स्ट्रांग भी था। तो मेरे लिए रीजनिंग और इंग्लिश ये दोनों बहुत स्कोरिंग लगता था जी। मेरे लिए मैथ्स थोड़ा वीक था, मेरा मैथ्स तो मेरे लिए थोड़ा कम है, बाकियों के लिए हो सकता है वो ज़्यादा हो। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, किसका क्या टैलेंट है, किसमें क्या खूबियाँ है, किसमें कमियाँ है, ये डिपेंड करता है। लेकिन मेरे अंदर जो था, मेरा इंग्लिश और मेरा रीजनिंग बहुत स्ट्रांग था, तो वो मेरे लिए हेल्प किया। और मैं जो भी दर्शक आज देख रहे हैं उनसे ये भी कहना चाहूँगा कि काबिल अकेडमी आज हाशिमारा में इंग्लिश ग्रामर को एक अलग ही आयाम तक लेके गया है क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर का जो गाइडेंस होता है वो बिल्कुल अगर मैं कंपेयर करूँ तो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ के जो बुक्स का जो लेवल होता है जो कि एक SBI PO लेवल तक के प्रिपरेशन को कराने के लिए ज़रूरी है, तो ऐसे स्टडी मटेरियल सिर्फ इन्हीं किताबों में अवेलेबल होता है। तो काबिल अकेडमी इन्हीं को फॉलो करता है और इसलिए इतनी बढ़िया और एडवांस प्रिपरेशन होती है। चाहे क्वांट हो, बहुत ही लगभग 1 महीने की क्लासेस तो केवल बेसिक की दी जाती है, जहां आप 1 महीने से ज़्यादा का ही ओनली बेसिक, क्योंकि अरिथमेटिक तो बहुत दूर की खेती है, बहुत बाद में शुरू होता है। तो ज़रूरी है कि आप अपने स्पीड पे काम करें, कैलकुलेशन पे काम करें, आपका एक्यूरेसी सही हो, आपका विजुअलाइजेशन यानी कि चीज़ों को देखना और ऑप्शंस के जरिए आंसर को बता देना, ये बहुत ज़रूरी होता है इन चीज़ों को। इस पर काबिल अकेडमी काम करता है। और इंग्लिश का जैसा मैंने कहा आपको कि रीजनिंग भी वही है, और मैथ्स जो है काबिल अकेडमी ये विश्वास करता है कि नो पेन नो पेपर, मैक्सिमम केसेस में है बिना पेन पेपर के यूज़ के ही आप चीज़ों को सॉल्व करें। तो यहाँ पे अभी आपको जब SBI क्लर्क में नौकरी हुई तो आपकी उम्र क्या थी?
सर तब मैं 24 इयर्स का था। तब 24 इयर्स का था, क्योंकि कॉलेज में कुछ आपकी प्रॉब्लम हो गई थी, इस कारण से थोड़ा सा आपको ये हो गया। उस वजह से मेरा थोड़ा लेट हो नहीं तो 1-1.5 साल 2 साल और अर्ली आपको ये मिल गया होता। जी सर। अच्छा, तो काफ़ी प्रेशर भी था। तो अच्छा, ये लोग ये भी जानना चाहेंगे स्टूडेंट्स की कि भाई सबकी जो नौकरी हो रही है उनकी एक जिज्ञासा होती है, एक एक्साइटमेंट सा होता है कि भाई कितने घंटे घर में पढ़े, 9 घंटे पढ़े, 10 घंटे पढ़े, 15 घंटे पढ़े, कितने घंटे पढ़ने से नौकरी हो जाती है। तो ये क्या है, मिथ बस्टर क्या है, क्या करना पड़ता है? देखिए ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि टाइम फ्रेम नहीं है कि आपको इतने घंटे से इतने घंटे तक पढ़ना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। जी, ये डिपेंड करता है, वो जो मैंने पहले कहा डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन कि किसमें कितनी क्वालिटी है। ओके। कोई जल्दी कैप्चर कर सकता है, कोई लेट करता है। तो ये एक स्टूडेंट के ऊपर है कि आपको क्या उससे देखिए क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, स्टूडेंट को पता है मेरी खामियां मुझे पता है बिल्कुल। कि मुझे कहाँ पे फोकस ज्यादा करना जी। है और कितना टाइम मुझे किस पे देना है। जी। तो ये स्टूडेंट पे है। अच्छा, सब कुछ मतलब स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता जी है। सर। यानी कि आप जो भी पढ़े क्वालिटी पढ़े, क्वालिटी क्वांटिटी नहीं। अगर आप quality। 2-3 घंटे की पढ़ाई करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप 2-3 घंटे में जो स्टफ आप तैयार कर रहे हैं जी सर। वो कितना यूनिक है, कितनी क्वालिटी है उसमें, कि क्वांटिटी में मत जाइए। आप हो सकता है कि एक दिन में 100 क्वेश्चन सॉल्व कर ले, लेकिन उन क्वेश्चंस का अगर एग्जाम के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। तो मुझे लगता है कि बेहतर होता है कि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर सॉल्व करें तो उससे आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाता है कि भाई चीज़ें कैसे ये होती है। सो इजाज़ ये बताइए कि स्टडीज़ तो आपने किया और काफ़ी प्रेशर भी था, लोगों के बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी थे, मुझे पता है। उसके अलावा भी आप उस चील के बच्चे की तरह नहीं बने जो मुर्गी के अंडे में गिर गया था, वो सोचा कि नहीं मैं तो मुर्गा ही हूँ, कभी उड़ नहीं सकता। आपने लीग से हट के अपने लिए बहुत कुछ किया और ये साबित किया कि बोल के नहीं बल्कि एक्शन से आपने बताया कि नहीं आप कर सकते हैं, और लोगों को आपने चुप भी कराया। आज वही लोग आपकी प्रशंसा करने से नहीं थकते हैं। तो लोग ये सोचते हैं कि भाई ये इसकी नौकरी हुई है, बहुत पढ़ाकू होगा, स्टूडियस होगा, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि आप पढ़ाई के अलावा भी आप स्पोर्ट्स में भी जुड़े हुए हैं। जी सर, मैं बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स के थ्रू मतलब स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था पहले से। मतलब मैं जहाँ से था बिलोंग करता था, मतलब वहाँ हमेशा मतलब ऐसा होता था हर सीज़न में हर एक गेम होता था। ओके। तो बारिश के टाइम में फुटबॉल भी खेला हूँ, ठंडे के टाइम में बैडमिंटन भी खेला हूँ और टेबल टेनिस वगैरह हर समय चलता रहता था। तो स्पोर्ट्स के लिए अलग ही प्यार था पहले से। यानी कि आपने स्टडीज़ तो किया ही टाइम पे, लेकिन उसके अलावा आपने जो स्पोर्ट्स को टाइम देना होता है फिजिकल और मेंटल फिटनेस के लिए, उसको भी अपने बरकरार रखा। क्योंकि मुझे लगता है एक स्टूडेंट को अपने स्टूडियस लाइफ में ये काफ़ी ज़रूरी है कि आप पढ़ने के साथ साथ अपने मेंटल फिटनेस को भी ध्यान दें और फिजिकल फिटनेस को भी ध्यान दें, क्योंकि ये आपके स्टडी को और बेहतर करता है। तो ये काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। कभी आपने स्टडी भी चीट किया है कि नहीं भैया हो गया, बहुत पढ़ लिया, आज हम नहीं पढ़ेंगे, 2 दिन बाद आज मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ? सर कभी कभी तो ऐसा होता था, कभी माइंड को रिलैक्स करने के लिए कभी कभी चीट तो किया ही हुआ। ऐसा चलता है, कभी कभी डाइट करते हैं तो उसमें भी डाइट हम लोग खाना चीट कर ले, चलो आज खा लेते हैं, किसी को तो पता चलने का मोमो खा लिए, कभी चाउमीन खा लिए, है कि नहीं? कभी तो थोड़ा माइंड रिफ्रेश करने के लिए सब जरूरी भी होता है, कुछ एडवेंचर करना भी ज़रूरी होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इजाज़ मैं आपसे अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप काबिल एकेडमी देखने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो आज आपको देख रहे हैं और आपकी बातें सुन रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, उनसे अगर आप कुछ कहना चाहें तो, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनसे अगर कुछ कहना चाहें। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बहुत टफ है। आप अगर कड़ी मेहनत अगर अच्छे से कर रहे हैं, सिंसियर अपने स्टडी के लिए और कंपटीशन के मतलब अगर कॉन्फिडेंस है कि हाँ आप compete कर सकते हैं लोगों के साथ, तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता। आप आराम से कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। बस आपको क्या है, कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा और अपने स्टडी के प्रति सिंसियर होना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप खुद को धोखा दे रहे तो फ़ायदा नहीं है। आप स्टडी से सीरियस नहीं है स्टडी पे, तो फिर आप कभी कुछ नहीं कर सकते। अगर आप स्टडी एकदम फोकस्ड है अपने गोल पे कि हाँ मुझे ये करना है तो करना है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि देखिए एक आपका एक लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता नहीं है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसकी आखिरी मंजिल क्या है, तो आप भटक जाएंगे, आपको पता नहीं होगा। आपको ठहरना होगा, आपको अपनी ज़िंदगी में एक ठहराव भी लाना होगा। उसके लिए आपकी ज़िंदगी में एक लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। और तो ये थे इजाज़ अहमद अंसारी, आज उनका इंटरव्यू हुआ। काफ़ी मुझे बहुत एज अ मेंटर मुझे बहुत खुशी हो रही है अपने स्टूडेंट से मिलकर, जब उनसे मेरी बातें होती है और जब उनसे तो सुनता हूँ कि हाँ आज एक बहुत ही बेहतर पोजीशन पे है, तो एक मेंटर होने के नाते मेरा भी सीना चौड़ा हो जाता है। तो काबिल एकेडमी की तरफ से मैं इजाज़ को काफ़ी बधाई देता हूँ उनके सिलेक्शन पे, बहुत बहुत बधाई हो। और आगे ख़त्म करने से पहले एक छोटा सा काबिल एकेडमी की तरफ से एक सुवीनियर है जो मैं उनको देना चाहूँगा। तो
A token of appreciation presented to Ijaz Ahmed Ansari from Kabil Academy for your wonderful selection in SBI Clerk, for your efforts and commitment towards achieving excellence. तो ये आपके लिए एक छोटा सा सुवीनियर काबिल एकेडमी की तरफ से। आप आगे बढ़े, खुश रहें अपने लाइफ में। और अंत में दर्शकों से यही कहना चाहूँगा, बस एक ही लाइन कह के ख़त्म करूँगा कि एक बात याद रखिए कि आपका संघर्ष जितना कठिन होगा, बाद में आपकी जीत उतनी ही शानदार होगी। तो इजाज़त दीजिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।